तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि सभी बढ़िया ही होंगे और पढ़ाई में मन लगाकर आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। इसीलिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड 2025 के लिए यहाँ पर साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि 21 फरवरी का जो प्रश्न पूछा जाएगा वैसे प्रश्न हम लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में आप सभी को वायरल सब्जेक्टिव बताऊंगा जो 100% लड़ेगा आप लोग के एग्जाम में। ठीक है, इस वीडियो में आप लोग को 30 ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आप लोग एग्जाम में टक्कर देने वाला प्रश्न है। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो एक लाइक और शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ में कि कौन कौन से सब्जेक्टिव हैं जो आप लोग एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आप लोग क्या कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाला हर वीडियो आपके पास जरूर पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया है कि विद्युत शक्ति क्या है। तो अब बताइए विद्युत शक्ति क्या होता है, एग्जाम में आएगा तो क्या लिखिएगा। चलिए तो उत्तर यहाँ पर देखिए दिया गया कि 1 सेकंड में किसी विद्युत उपकरण द्वारा उपभोक्त विद्युत ऊर्जा को उस उपकरण की विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, याद हो गया। मतलब कि 1 सेकंड में किसी विद्युतीय उपकरण द्वारा, जो विद्युतीय उपकरण है 1 सेकंड में, ठीक है, तो उसको उपभोक्त विद्युत ऊर्जा ही हमारा क्या कहलाता है, तो विद्युत शक्ति कहलाता है। ठीक है, इसका देखिए इसे पी द्वारा सूचित किया जाता है विद्युत शक्ति को, और इसका ऐसे मात्रक वाट होता है। ठीक है, क्या होता है बाबू, इसका ऐसे मात्रक वाट होता है। यहाँ पर देखो विद्युत शक्ति पी बराबर होता है W/T बराबर, देख सकते हो W/T होता है, या फिर I² होता है, या फिर VI होता है, या फिर V²/R होता है। ये सारा जो है विद्युत शक्ति है। ठीक है बाबू, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद में देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में जो प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। तो देखिए एक हर्स पावर बराबर कितना होता है, यानी कि 1 HP बराबर होता है, याद रखिएगा 746 वाट होता है। या फिर यहाँ पर देखिए 1 मेगावाट बराबर कितना होता है, तो देखिए 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁻6 वाट। ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं HP बराबर क्या होता है, वो तो हर्स पावर होता है, यानी कि अश्व शक्ति होता है। और यहाँ पर देखो 1 वाट बराबर होता है जूल बटा सेकेंड होता है। 1 वाट बराबर कितना होता है, जूल बटा सेकेंड। ठीक है, यानी कि जूल बटा सेकेंड को ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो कहते हैं वाट कहते हैं। और एक इसका ऐसे मात्रक होता है, तो ये होता है विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक। ठीक है, याद हो गया। देखिए विद्युत शक्ति का व्यवहारिक मात्रक होता है अश्व शक्ति। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि विद्युत शक्ति को व्यवहारिक मात्रक क्या होता है बाबू, तो अश्व शक्ति होता है। ठीक है, याद हो गया आप लोगों को। चलिए अब चलते हैं हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया है कि नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं, यानी कि जो नाभिकीय विखंडन है उसे आप लोग क्या समझते हैं। चलिए फटाफट से देख लीजिए यहाँ पर। चलिए तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं। तो देखो इसका उत्तर क्या है बाबू, तो देखो वैसी नाभिकीय अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप एक भारी एवं अस्थायी नाभिक विखंडन होकर 2 हल्के और अस्थायी नाभिकों में परिवर्तित हो जाता है तथा ऊर्जा की एक विशाल राशि मुक्त होती है, उसे नाभिकीय विखंडन कहलाता है। चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर जो है ना एक भारी नाभिक है। ठीक है, एक भारी नाभिक हो गया। ठीक है, और इस भारी नाभिक को, ठीक है, न्यूट्रॉन के माध्यम से इसको बमबारी किया जाता है। ठीक है, इसको विस्फोट किया जा रहा है। ठीक है, इस भारी नाभिक को, ठीक है, तो ये छोटे छोटे मतलब 2 या 2 से अधिक नाभिक में विखंडित हो जाता है, यानी 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक में विखंडित हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है, और इस विखंडन में बहुत सारा ऊर्जा जो है होता है ना, वो मुक्त होता है। ठीक है, जब विस्फोट हम कराएंगे भारी नाभिक को तो बहुत सारा ऊर्जा जो है मुक्त होगा। ठीक है, विस्फोट होगा तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो नाभिकीय विखंडन कहते हैं। चलिए तो इसके जैसे में यहाँ पर आप लोग एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण देकर समझाइए। तो चलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर मान लो कि यूरेनियम के मतलब उदाहरण से हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो देखिए 92 यूरेनियम, ठीक है, 92 यूरेनियम 235, ठीक है, 235 को अगर हम क्या करते हैं बाबू, तो वो न्यूट्रॉन से इसको विस्फोट करते हैं। ठीक है, ये भारी जो है ना, एक भारी भारी नाभिक है। ठीक है, एक भारी नाभिक है और इसको हम लोग क्या करते हैं बाबू, तो न्यूट्रॉन से इसको विस्फोट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भारी नाभिक को ये न्यूट्रॉन है। ठीक है, न्यूट्रॉन को ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। ठीक है, जब इसको विस्फोट करते हैं बाबू तो ये 2 हल्के नाभिक में क्या होता है बाबू, तो विभक्त हो जाता है। 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है। तो चलिए ये जो भारी नाभिक है ना, यूरेनियम 92 235, इसको जब न्यूट्रॉन के साथ इसको विस्फोट कीजिएगा, ठीक है, तो ये बनेगा बेरियम। बेरियम और क्रिप्टन में जो है ना बाबू, वो विभक्त हो जाएगा, यानी कि 2 छोटे छोटे जो है ना बाबू, और एक और हल्के नाभिक में उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये बेरियम कितना हो जाता है बाबू, तो 56 बेरियम 141 में एक बार में टूट जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद में टूटेगा 36 क्रिप्टन। ठीक है, 36 क्रिप्टन 92 विभक्त हो जाएगा। फिर उसके बाद में 3 न्यूट्रॉन प्लस ऊर्जा मुक्त हो जाएगी। ठीक है बाबू, तो ये इसका उदाहरण हो गया बाबू। ठीक है,
तो आपसे उदाहरण पूछेगा तो ऐसे उदाहरण आप लोग देख सकते हो। ठीक है बाबू, चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर देख सकते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। मतलब 1 एम्पियर क्या होता है बाबू? तो देखो हम लोग जानते हैं कि 1 एम्पियर बराबर क्या होता है बाबू? तो कूलम बटा सेकेंड होता है। यानी कि देखो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम आवेश से 1 सेकेंड में ले आया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं बाबू 1 एम्पियर कहते हैं। अगर 4 एम्पियर की परिभाषा देना होगा तो चार चार कूलम आवेश 1 सेकेंड में ले आया जाएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू? तो 4 एम्पियर कहेंगे। तो यहाँ पर देखो मैं आप लोग को लिख कर समझा रहा हूँ 1 एम्पियर का परिभाषा, यानी कि 1 एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा बाबू? तो 1 कूलम आवेश। ठीक है, 1 कूलम आवेश को 1 सेकेंड में ले आया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो एम्पियर कहते हैं। चलिए यहाँ पर परिभाषा देखेंगे, जब किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो उसे चालक से प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग समझ गए। चलिए तो 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? तो 1 कूलम बटा 1 सेकेंड होता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रख लीजिए अभी के अभी। ठीक है, सारे प्रश्न जो है ना इंपॉर्टेंट है और आप लोग एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए बाबू एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो बाबू। ठीक, चलिए 4 नंबर प्रश्न देखो कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, यानी जो तारे हैं ना वो क्यों टिमटिमाते हैं? तो चलो यहाँ पर उत्तर है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। यानी जो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है उसके कारण जो है वो तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। क्योंकि देखो तारों से आने वाली जो प्रकाश की तीव्रता बदलती रहती है, यानी जो तीव्रता होती है ना, मान लो कि जो अंतरिक्ष में तारा होता है ना, तो वो तारा जो हमारे आंख तक आएगा तो उसमें जो प्रकाश की जो तीव्रता है ना वो बदलती रहती है। ठीक है, इसीलिए जो हमारी आंख में पहुंचने वाली जो प्रकाश की तीव्रता है ना बाबू, वो परिवर्तित होता है। इसी परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? तो तारे को टिमटिमाना कहते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखो देखो बाबू, हम जानते हैं कि प्रकाश जो है ना बाबू, प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, और वायुमंडल में उपस्थित जो कण है, ठीक है, बहुत सारा पदार्थ होता है जिससे जब तारा, मान लो यहाँ पर तारा है, ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल लेता था मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर मान लो कि तारा है, ठीक है, और तारा से प्रकाश आ रहा है, ठीक है, और वायुमंडल में प्रवेश कर रहा है प्रकाश, तो इसमें बहुत सारे जो कण हैं, ठीक है, अपवर्तन के कारण, ठीक है बाबू, एक कण से जो मान लो यहाँ पर कोई लड़का है, ठीक है, इसके आंख तक पहुंचने में यहाँ पर जब आएगा कण से टकराएगा तो ये इसके आंख पर पड़ेगा। ठीक है, ये जो है प्रकाश जो है ना परिवर्तित होते रहता है। ठीक है, जिसके कारण जो है ना वो तारा जो है टिमटिमाते हुए नजर आता है। ठीक है, इसे कहते हैं बाबू प्रकाश के अपवर्तन। तारे को टिमटिमाने को हम लोग कहते हैं प्रकाश के अपवर्तन। ठीक है, चले अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देख लो 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है कि मछली, मच्छर, केचुआ और मनुष्य के मुख श्वसन अंगों के नाम लिखना है। ठीक है, श्वसन अंगों के नाम लिखना है। तो चलो यहाँ पर जीव हो गया, यहाँ पर श्वसन अंग हो गया। ठीक है, तो देखो मछली का श्वसन अंग होता है गिल्स। ठीक है, उसी प्रकार से मच्छर का जो श्वसन अंग होता है वो ट्रेकिया होता है, और केचुआ का श्वसन अंग जो होता है वो त्वचा से श्वसन करता है। ठीक है, और मनुष्य जो होता है वो फेफड़ा से श्वसन करता है। ठीक है, याद हो गया आप लोग को? ऐसा श्वसन अंग 2 नंबर एग्जाम में आप लोग को आएगा प्रश्न। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा आप लोग सभी स्टूडेंट। ठीक है, चलिए उसके बाद में यहाँ पर देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि किन्हीं 4 पादप हार्मोनों के नाम लिखना है। 4 पादप हार्मोन के नाम लिखना है। चलिए यहाँ पर देख सकते हो कि 4 पादप हार्मोन इस प्रकार है, जैसे में अक्जिन हो गया, जेबरेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया तथा एथिलीन हो गया। ये 4 पादप हार्मोन है बाबू, याद रखना। अगर एग्जाम में आपसे पूछेगा कि पादप हार्मोन कौन है, निम्नलिखित में से पादप हार्मोन कौन है, और एक उदाहरण में एक ऑब्जेक्टिव में वो कोई प्रश्न दे देगा। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा पादप हार्मोन हम लोग अक्जिन को कहते हैं, जेबरेलिन को कहते हैं, साइटोकाइनिन तथा एथिलीन को कहते हैं। ठीक है, तो याद हो गया आप लोगों को। चलिए अब हम लोग 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। दिया गया यहाँ पर कि मनुष्य में पाई जाने वाली अंतस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखना है। यानी जो मनुष्य है उनमें पाई जाने वाली जो अंतस्रावी ग्रंथि है वो कौन कौन सी है? चलिए तो यहाँ पर देखिए उत्तर में है कि मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली अंतस्रावी ग्रंथियां निम्नलिखित है। जैसे में पहला आता है यहाँ पर पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को बाबू हम लोग कहते हैं प्यूसम ग्रंथि भी। ठीक है, और ये शरीर की सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि है, याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद में देखो थायराइड ग्रंथि है, और थायराइड ग्रंथि जो है ना बाबू वो शरीर के अंतस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि। उसके बाद में 3 नंबर देखो कि पैराथाइड ग्रंथि है। उसके बाद में चौथा है एंड्रेनल ग्रंथि। उसके बाद में अग्नाशय की लैंगरहैंस दीपिकाएं हैं। उसके बाद में जनन ग्रंथियां हैं। ठीक है, ये सारे जो है वो शरीर में पाए जाने वाले अंतस्रावी ग्रंथियां है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 100% आप लोग एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, सारे वायरल प्रश्न ही बता रहे हैं आप लोगों को। चलिए 8 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, दिया गया कि हार्मोन की परिभाषा दे। हार्मोन क्या होता है? चलिए यहाँ पर उत्तर में समझते हैं हम लोग। देखिए हार्मोन विशिष्ट जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो अत्यंत अल्प मात्रा में नलिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। इनकी अल्प मात्रा ही विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए काफी होता है। ठीक है, यही जो है ना बाबू ये हार्मोन कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब चलिए हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। और जिसको इसको पीडीएफ चाहिए ना बाबू वो क्या कीजिएगा, इस नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं 62 070
32,720, ठीक है 32,720, ठीक है 32,720। इसको आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पूरा देखकर आप लोग इस पर मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं, ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 9वां प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती क्रिया क्या है, इसमें मस्तिष्क की क्या भूमिका है। तो चलिए आंसर पढ़ेंगे। ऐसी क्रिया जो हमारी इच्छा शक्ति के अधीन नहीं होती है, अर्थात जो क्रिया हम अपने इच्छा अनुसार नहीं कर सकते हैं उसको प्रत्यावर्ती क्रिया कहते हैं। जो हम अपना इच्छा अनुसार जो है ना बाबू वो नहीं कर सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रत्यावर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे छींकना, छींकना है जो बाबू वो हम अपने मन से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो जब छींक आता है तो अपने आप निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद में खांसना भी होता है, सांस लेना इत्यादि, ठीक है। उसके बाद देखो एक क्रिया जो है ना स्पाइनल कार्ड द्वारा नियंत्रित होता है। पश्च मस्तिष्क का मेंडुला मेंडुला ऑब्लिगेटा विभिन्न प्रतिक्रियाओं का नियंत्रण करता है, ठीक है। याद रखना प्रत्यावर्ती क्रिया क्या कहते हैं बाबू, एग्जाम में आएगा। तो प्रत्यावर्ती क्रिया उसे कहते हैं जो जो ऐसी क्रिया जो हमारे इच्छा शक्ति के अधीन नहीं होता है, ठीक है। इच्छा शक्ति के अधीन नहीं होता है, जैसे में छींकना हो गया, खसना हो गया, हंसना हो गया, ठीक है। ये कभी भी हो सकता है बाबू, ठीक है। जैसे में आप लोग शॉर्ट वीडियो देख रहे हो बस अपने आप हंसी आ जाएगा, ठीक है, हंसी वाला वीडियो, ठीक है। और इमोशनल वीडियो देखोगे तो रोना आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से यहाँ पर देखो 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे, 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि मेनार्क एवं मेनोपैज में क्या अंतर है। चलिए इस प्रश्न का आंसर देखेंगे यहाँ पर उत्तर, मेनार्क और मेनोपैज में क्या अंतर होता है। चलिए देखो, किसी नारी के जीवन में पहली बार होने वाली जो रज्जुस्राव को मेनार्क कहते हैं, ठीक है। समांतर रज्जुस्राव जो है ना लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु तक प्रति माह चलता है, ठीक है। परंतु लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु बाद अंडाशय में अंडाणु बनना रुक जाता है, जिससे अंत मासिक चक्र होता है वो रुक जाता है। अर्थात नारी में संतान करने की जो क्षमता है वो समाप्त हो जाता है और नारी के जीवन में आने वाली इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो रजोनिवृत्ति या फिर मेनोपैज कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए मेनार्क किसे कहते हैं बाबू, तो देखो किसी नारी के जीवन में पहली बार होने वाले रजोस्राव को मेनार्क कहते हैं, ठीक है। और मेनार्क जो है ना बाबू वो 12 बरस या 13 बरस से स्टार्ट हो जाता है। और रज्जुस्राव क्या होता है बाबू, या फिर मेनोपैज क्या होता है, तो मेनोपैज जो होता है ना वो होता है 45 से 50 वर्ष की आयु तक प्रति माह चलता है, ठीक है। और उसके उपरांत, ठीक है, 45 से 50 वर्ष बाद यानी वायु के बाद अंडाशय यानी कि जो अंडाशय में अंडाणु बनना जो है ना रुक जाता है, जिससे अंत मासिक चक्र भी रुक जाता है। अर्थात नारी में संतान करने की जो क्षमता है वो समाप्त हो जाती है। जो नारी के जीवन में आने वाली इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, तो मेनोपैज कहते हैं, ठीक है। चलिए तो ये चीज समझ लीजिएगा आप लोग। चलिए उसके बाद में यहाँ पर देखो 11 नंबर प्रश्न है कि स्त्री में होने वाले लैंगिक चक्र को समझाइए। तो स्त्री में होने वाले जो है ना वो लैंगिक चक्र को समझाना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, उत्तर है कि स्त्री में यौना आरंभ या ब्यूबर्टी समानतः 10 से 12 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है। अर्थात इस उम्र में स्त्री में जनन क्षमता प्रारंभ हो जाती है। अर्थात आंतरिक जननांगों में कुछ चक्रीय सक्रियता क्रिया होती है जिससे मासिक चक्र या रजोधर्म या मासिक स्राव कहते हैं। यह चक्र 28 दिन तक चलता है। समन्तो स्थिति में प्रत्येक 28 दिन पर इसकी पुनरावृत्ति होती है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, तो स्त्री में होने वाला लैंगिक चक्र होता है, ठीक है। चलिए तो अगर आप लोग तो इसे प्रश्न पूछेगा तो आप लोग बिल्कुल इसको समझा दीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में 12 नंबर प्रश्न है, देखिए कि गर्भाशय में शिशु को पोषण के लिए पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। देखिए गर्भाशय में शिशु को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए उत्तर है कि गर्भाशय में शिशु को माता के शरीर से जोड़ने वाले नाल को अपारा प्लेसेटा कहते हैं, ठीक है। इसका मुख्य कार्य माता के शरीर के रक्त को शिशु के शरीर में पहुंचाना है, जिससे शिशु की पोषण, श्वसन, ऊर्जा इत्यादि क्रिया संपन्न होती है, ठीक है। तो समझ में आ गया आप लोगों को कि गर्भाशय में शिशु को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। तो देखो गर्भाशय में शिशु को माता के शरीर से जुड़ने वाले नाल को अपरा या फिर प्लेसेंटा कहते हैं। इसका मुख्य कार्य जो होता है ना वो माता के शरीर में रक्त को शिशु के शरीर में पहुंचाना है। रक्त को है ना वो शिशु के शरीर में पहुंचाना है। जो अपरा का काम होता है प्लेसेंटा का, वो मादा के शरीर से रक्त शिशु के शरीर में पहुंचाना होता है और उसी रक्त में, ठीक है, जिससे शिशु का पोषण, श्वसन, ऊर्जा इत्यादि क्रिया जो है ना संपन्न होती है। तो ऐसा प्रश्न आएगा तो आप लोग बिल्कुल समझ लीजिए। चलिए उसके बाद में 13 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में होने वाली समानतः लैंगिक संरचना रोगों के नाम लिखे। तो देखिए मनुष्य में होने वाली जो सामान्य लैंगिक जो संचारित रोग है उसका क्या क्या नाम है। तो देखो यहाँ पर उत्तर है जीवाणुओं से उत्पन्न होने वाले लैंगिक संरचना रोग है, जो जीवाणु से उत्पन्न होता है, ठीक है। जैसे में गोनोरिया हो गया एवं सिफिलिस तथा वायरस संक्रमण से उत्पन्न होने वाले लैंगिक संचारित रोग है। जैसे में यहाँ पर देख लो मस्सा, एड्स, पेपिलोमा और हर्पिस
ये सारे जो है वो मनुष्य में होने वाले जो लैंगिक संरचना रोग है। ठीक है, इसको आप लोग याद रख लो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे 14 नंबर प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों के क्या कार्य है। तो देखो पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों का क्या कार्य होता है वो समझेंगे हम लोग। देखो उत्तर है कि पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक हरे पौधे सूर्य प्रकाश और ग्रहण कर भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक हरे पौधे सूर्य प्रकाश को ग्रहण करके भोजन का निर्माण करते हैं, जिन पर अन्य जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। ये वायुमंडल में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बीच संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। हरे पौधे वायुमंडल प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। ठीक है, यही जो है बाबू एक पारिस्थितिक तंत्र है। चलिए तो उसे हम लोग समझ लिए 14 नंबर प्रश्न को। अब चलते हैं 15 नंबर प्रश्न में। ठीक है सारे जो प्रश्न है बाबू आप लोग के एग्जाम में यानी कि 21 फरवरी के एग्जाम सब्जेक्टिव आने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए सारे प्रश्नों को अवश्य देखिए और पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए स्टूडेंट हैं तो। चलिए यहाँ पर देखिए 15 नंबर प्रश्न है कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है। देखिए जो पत्तियां होती है ना उसे प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है। तो उत्तर देखेंगे हम लोग। चूंकि देखिए प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है आदि से अंत तक हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। ठीक है, जो पत्तियों के पेलिसेट तथा स्पेंजी पैरेन्काइमा में भरे होते हैं, इसीलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही जो है ना बाबू वो पौधे अपना भोजन जो है वो संपन्न कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा उत्तर 15 का। उसके बाद में हम लोग चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। देखिए दीर्घ रोम क्या है तथा इसका क्या कार्य है। तो चलिए दीर्घ रोम हम लोग समझते हैं। तो देखिए उत्तर है कि छोटी आंत की आंतरिक सतह पर उपस्थित अनेक उंगली नुमा प्रवर्धन यानी कि दीर्घ रोम कहलाता है। ये पचे हुए भोजन के अवशोषण में सहायक होता है। दीर्घ रोम जो होता है ना बाबू वो पचे हुए भोजन के अवशोषण में सहायक होता है। ठीक है, तो याद रखना कि छोटी आंत की जो आंतरिक सतह है उसमें उपस्थित अनेक प्रकार के जो उंगली नुमा जो है ना वो प्रबंधन दीर्घ रोम कहलाता है। प्रबंधन जो होता है ना वो दीर्घ रोम कहलाता है। चलिए 17 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 17 नंबर प्रश्न है कि जठर ग्रंथिया से स्रावित होने वाले ऐसे नामों को लिखे। जठर ग्रंथिया से स्रावित होने वाले रसों के नाम लिखे। ठीक है बाबू, रस है ना, रसों का नाम लिखना। तो चलो जठर ग्रंथिया से कौन कौन से रस स्राव होते हैं उसको देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखो जठर ग्रंथिया से स्रावित होने वाले रसों के नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मयूकस तथा दिक्पिनोजेन। ठीक है, ये जो है ना वो जठर ग्रंथिया से स्रावित होने वाले रस हैं और इसको याद रखिएगा। आप लोग एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना यहाँ से बन जाएंगे अगर आप लोग याद रखोगे तो। चलिए 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि परजीवी पोषण क्या है। परजीवी पोषण क्या है और परजीवी किस प्रकार अन्य जीवों पर अपने पोषण हेतु आश्रित रहता है। तो चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं कि परजीवी अपना पोषण कैसे करता है और परजीवी किस पर अन्य जीवों पर अपना पोषण हेतु आश्रित रहता है। चलिए देखिए उत्तर है कि वे जीव जो अन्य जीवों पर अपने भोजन हेतु आश्रित रहते हैं उन्हें परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे में यहाँ पर देख लो मलेरिया परजीवी जो अपने भोजन के लिए मच्छर एवं मनुष्य पर आश्रित रहता है। ठीक है, याद हो गया आप लोगों को। चलिए मच्छर जो होता है वो मनुष्य पर आश्रित होता है। ठीक है, ये जो है वो परजीवी पोषण है। चलिए तो यहाँ पर समझ लिया आप लोग कि वैसा पोषण जो अपने भोजन के लिए अन्य शरीर पर मतलब अन्य किसी जीव पर आश्रित होता है उसे ही क्या कहते हैं तो परजीवी पोषण करते हैं। और परजीवी पोषण का यहाँ पर उदाहरण भी मैं आप लोग को बता दिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। पीत क्या है बाबू, पीत क्या है और मानव में पाचन में इसका क्या महत्व है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए तो देखिए पीत एक गाढ़ा एवं हरे रंग का द्रव है। पीत जो है ना बाबू एक गाढ़ा एवं हरे रंग का द्रव है जिसका स्राव यकृत कोशिकाओं से होता है। यकृत कोशिकाओं से होता है। ठीक है, यानी कि लीवर के कोशिकाओं से होता है। पित्त जो है ना बाबू पित्त ग्रहणी में पाए पित्त जो है ना वो ग्रहणी में आए अम्लीय कायम की अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है। पित्त में उपस्थित लवण वसा के विखंडन तथा पायसीकरण में सहायक होता है। ठीक है, याद हो गया कि पित्त एक गाढ़ा हरे रंग का द्रव होता है जिसका स्राव यकृत कोशिकाओं से होता है। पित्त ग्रहणी में आए अम्लीय कायम की अम्लीयता को नष्ट कर देता है, इसे क्षारीय बना देता है जिससे पित्त की उपस्थिति लौण वसा और विखंडन तथा पायसीकरण में सहायक होता है, जिससे जो है ना बाबू मानव में पाचन में ये सहायक होता है। चलिए उसके बाद हम लोग 21 नंबर 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन नहीं है 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हमारे देखिए यहाँ पर हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। चलिए तो इस प्रश्न का हम लोग आंसर करेंगे। देखिए हमारे अमाशय के जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी उपस्थित रहता है।
जो पेप्सिन नामक एंजाइम के निर्माण में सहायक होता है। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे पेप्टोन में बदल देता है, ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आने वाले जीवाणुओं को भी नष्ट करने में सहायक होता है, ठीक है। देखो अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या होता है तो वो मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया। चलिए एक बार और मैं आप लोग को समझा देता हूँ। देखिए हमारे अमाशय के जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित रहता है, ठीक है, याद हो गया। देखो हमारा अमाशय जो होता है ना वो उसमें जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है, ठीक है, जो पेप्सिन नामक एंजाइम के निर्माण में सहायक होता है। और पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे पेप्टोन में बदल देता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आने वाले जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। जो हम लोग भोजन करते हैं ना तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण वो जितने उसमें जीवाणु होते हैं ना भोजन में वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यही जो है बाबू अमाशय में अम्ल की भूमिका है। याद रखना कि अमाशय में जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जिससे हम लोग जो भोजन करते हैं ना बाबू उसमें जो भी जीवाणु होते हैं ना जीवाणु उसको नष्ट कर देता है। चलिए तो हम लोग चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है कि श्वासोच्छ्वास से आप क्या समझते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आने वाला है आप लोग को। देखिए श्वासोच्छ्वास से आप क्या समझते हैं। चलिए तो देखिए श्वसन अंगों द्वारा वायुमंडलीय या जलमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करने और CO2 को शरीर से बाहर निकालने की ही क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं, ठीक है। चलिए श्वासोच्छ्वास क्या है बाबू, तो देखो श्वसन अंगों द्वारा वायुमंडलीय या जलमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करने यानी कि ऑक्सीजन ग्रहण करने और CO2 को शरीर से बाहर निकालने, ठीक है। जैसे में आप लोग देखिए मनुष्य जो होता है ना बाबू ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और जो सांस जो है ना बाबू छोड़ता है उसे क्या कहते हैं बाबू, तो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो सांस छोड़ता है ना बाबू उसी को हम लोग क्या कहते हैं तो श्वासोच्छ्वास कहते हैं, ब्रेथिंग कहते हैं, ठीक है। ये चीज समझ लीजिएगा कि श्वासोच्छ्वास क्या कहते हैं इसको, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए अब चलिए 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिमाण हो सकता है। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं, इसका उत्तर कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या क्या परिमाण हो सकता है, ठीक है। चलिए तो उत्तर देखेंगे कि रक्त में हीमोग्लोबिन ही वह वर्णक है जो फेफड़ा से ऑक्सीजन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में संयोजित कर कोशिकाओं या ऊतक तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह सामान्य मनुष्य के इसका समान स्तर 12 से 18 ग्राम DL होता है। इसकी कमी से व्यक्ति श्वसन संबंधी कठिनाइयां, थकावट एवं ऊर्जा की कमी महसूस करता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन में रक्त, देखो बाबू इसका उत्तर मैं आप लोग एक बार और पढ़कर समझा देता हूँ, ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। देखिए रक्त में हीमोग्लोबिन जो होता है ना वह एक वर्णक है जो फेफड़ा से ऑक्सीजन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में संयोजित कर कोशिका ऊतक तक पहुंचाने का कार्य करता है। और यह समान मनुष्य इसका समान स्तर जो है वो 12 से 18 ग्राम तक DL तक होता है। और इसकी कमी से व्यक्ति श्वसन संबंधी कठिनाइयों, थकावट एवं ऊर्जा की कमी महसूस करने लगता है। इसीलिए जो है बाबू मानव शरीर में हीमोग्लोबिन बहुत आवश्यक है, ठीक है। चलिए तो 23 का उत्तर हो गया। हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता की पूर्ति हेतु विसरण की क्रिया प्राप्त नहीं है, क्यों। चलिए तो उत्तर पढ़ेंगे कि बहुकोशिकीय जीवों में जीवन संबंधी क्रियाकलापों के लिए अधिक ऊर्जाओं की आवश्यकता होती है। अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पादन के लिए इनकी अधिक ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करने के लिए इनमें विशिष्ट प्रकार के श्वसन अंग विकसित होते हैं। यही कारण है कि इसमें विसरण द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। चलिए तो ये 24 का उत्तर हो गया, इसको ध्यानपूर्वक याद रख लीजिएगा आप लोग। चलिए उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि किण्वन की किस प्रकार का श्वसन है। किण्वन जो है ना वो किस प्रकार का श्वसन है या कहाँ होता है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किण्वन, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। देखिए किण्वन एक प्रकार का अवायवीय श्वसन है, ठीक है। किण्वन जो है वो एक प्रकार का अवायवीय श्वसन है जिसमें ईस्ट द्वारा पायरुवेट को एथेनॉल एवं CO2 में परिवर्तित कर दिया जाता है। यह ईस्ट कोशिकाओं के द्वारा जाइमेज एंजाइम के स्राव के फलस्वरूप संपन्न होता है, ठीक है। किण्वन क्या है बाबू, किण्वन किस प्रकार का श्वसन और यह कहाँ होता है। तो देखिए किण्वन एक प्रकार का अवायवीय श्वसन है और ऑब्जेक्टिव में आता है कि किण्वन किस प्रकार का श्वसन है, तो अवायवीय श्वसन है, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें ईस्ट द्वारा पायरुवेट को एथॉन एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया जाता है और यह ईस्ट कोशिकाओं के द्वारा जाइमेज एंजाइम के स्राव के फलस्वरूप संपन्न होता है, किण्वन, ठीक है। तो चलिए 25 का आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर देख लेते हैं। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, और ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो उत्तर देखेंगे
कि अम्ल एवं क्षार के अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल बनता है, इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग वीडियो जो है ना, आप लोग लास्ट में जुड़े हैं तो वीडियो आप लोग शुरू से देख लीजिए। जो जो हम प्रश्न बताए ना वो 100% आप लोग एग्जाम में टक्कर देने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा बिना स्किप के पूरा वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, तभी अच्छा रहेगा बाबू, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देख लो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो मैंने आप लोग को बता दिया कि उदासीनीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जो अम्ल एवं क्षार के अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल बनाता है, उसे ही उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें यहाँ पर देख सकते हो एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल दे दिया गया है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर देखोगे, एग्जाम्पल देखो CaOH का होल ट्वाइस यहाँ पर दे दिया गया है, चूना जल है, ठीक है। उसके साथ में H2SO4 से जब सन की उपस्थिति में यहाँ पर आप लोग को देख सकते हैं क्या हो रहा है बाबू, तो CaSO4 बन जा रहा है और जल बन जा रहा है, ठीक है। एक लवण बन जा रहा है और एक जल बनता है, ठीक है। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखो ये अम्ल है, CaOH जो है अम्ल है और एक क्षारक है, एक क्षारक है और एक अम्ल है, ठीक है। क्षारक और अम्ल के साथ फलस्वरूप जो अभिक्रिया करता है उसके बाद जो बनता है एक लवण बनता है और एक जल बनता है, इसी को क्या कहते हैं बाबू, तो उस उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो पहचानने के लिए आप लोग इससे समझ लीजिएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखो 27 नंबर क्वेश्चन है कि लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं। तो चलिए, तो लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं बाबू, तो सीधी सी बात है कि जंग से बचाने के लिए लोहे की चीजों को पेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखो लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर हम पेंट करते हैं, और पेंट करने से लोहे की वस्तुओं को सतह से नमी या हवा के बीच का संपर्क टूट जाता है, जिससे जंग नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए देखो 28 नंबर क्वेश्चन है कि अधातु किसे कहते हैं, दो उदाहरण दीजिए, ठीक है। देखिए तो वैसे तत्व जो ऊष्मा एवं विद्युत का चालन नहीं करते हैं और ना ही आघातवर्ध एवं तन्य होते हैं लेकिन भंगुर होते हैं, उसे क्या कहते हैं वो अधातु कहते हैं। तो देखो सिंपली सी बात है कि अधातु उसे कहते हैं जो विद्युत का चालन नहीं करता है, ठीक है, और ना ही आघातवर्ध तथा तन्य है, यानी जिसको हम लमरा नहीं सकते हैं, ठीक है। अब सोचोगे बाबू कि प्लास्टिक को लमरा सकते हैं, तो ऐसा बात नहीं है बाबू, ठीक है। देखिए लेकिन भंगुर होता है उसे बाबू देखो यहाँ पर अधातु कहते हैं। उदाहरण में कार्बन हो गया, ब्रोमीन हो गया और देखो हाइड्रोजन हो गया, ये सारे जो बाबू अधातु है। हाइड्रोजन भी अधातु है, ब्रोमीन भी है और कार्बन भी है। जैसे में आप लोग एग्जाम्पल में देख लो, ये ऑब्जेक्टिव में भी काम आता है, ठीक है। पूछेगा कि कार्बन कैसा, कार्बन क्या है बाबू, नीचे अधातु अधातु धातु दे देगा, तो कार्बन जो बाबू वो है अधातु। याद रखना ब्रोमीन भी अधातु है और हाइड्रोजन भी अधातु है। चलिए उसके बाद देखो 29 नंबर प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, और ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, समझाइए। देखिए रासायनिक अभिक्रिया जब कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुणों वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। सिंपल से भाषा में आप लोग को मतलब इसका उत्तर दिया गया कि जब कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे ही क्या कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए चलिए यहाँ पर देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण क्या है। तो देखिए उत्तर देखिए रासायनिक समीकरण क्या है बाबू, तो देखो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया एवं उत्पाद की जगह उनकी रासायनिक सूत्रों का उपयोग करते हैं, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। और इसका एग्जांपल देख लो 2Mg + O2, जब ये रिएक्शन कर रहा है तो बना रहा है 2MgO, ठीक है, इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। देखो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद की जगह उनके रासायनिक सूत्रों का उपयोग करते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं बाबू, तो रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। याद हो गया। चलिए बाबू तो आज के लिए इतना ही, 30 प्रश्न रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को अगर पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इसी तरह से हम इंपॉर्टेंट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसा क्वेश्चन हम लेकर आएंगे आप इस चैनल पे, ठीक है। तो इसको सब्सक्राइब कर लेना है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और इसका PDF आप लोग को चाहिए तो मेरा नंबर है 6207032720, या फिर ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, तो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, क्लास 10 के लिए स्पेशल, ठीक है। चलिए बाबू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।